Now dear students, today we have to discuss the part 4 of this video of lesson number 1 solid state. The topic contain coordination number, voids and defects. पर्टिकुलर हमने इसके ऊपर से 18 क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ PDF डाउनलोड करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट में जाके, एंड देन आफ्टर वी मूव टुवर्ड्स टू द डिस्कशन ऑफ द MCQs। तो दोस्तों पहला MCQ है, what is the coordination number of square close packed structure in 2 dimension? Square close packed structure in 2 dimension। तो याद रखो दोस्तों, पहले हम 1 डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। 1D मतलब 1 डायमेंशन ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में ऐसा बोला गया है कि कैटायंस और एनायंस को एज ए स्फीयर एज्यूम करते हैं और वो सब एक दूसरे के साथ एलाई होके एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड लेयर 1 और दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब इसके अंदर से आप कोई भी एक एटम पसंद करो और चेक करो तो बाजू के कितने नेबर के साथ टच किया गया है, तो इट इज टच विद द 2 एटम्स। सो 1 डायमेंशन में हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, बराबर, क्योंकि 1 डायमेंशन में ये लेयर्स दिस एंड तक ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ से मैंने रोक दिया, लेकिन इट शुड बी कंटिन्यू फ्रॉम ऑल साइड्स, बराबर, दोनों साइड पे वो आगे बढ़ता रहेगा। अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशन के बारे में दोस्तों। तो 2 डायमेंशन में क्या है, सपोज मेरे पास सिमिलर ऐसा एक लेयर है यहाँ पे, बराबर, ये लेयर 1 हो गया। सेम टू सेम में दूसरा लेयर, ये लेयर A है दोस्तों, इसके ऊपर मैं दूसरा लेयर B अरेंज करता हूँ। दिस इज अवर लेयर B। इसके ऊपर तीसरा लेयर में अरेंज करता हूं, दिस इज लेयर C, और इसके ऊपर एक और लेयर अरेंज करूंगा, उसको मैं बोलूंगा लेयर D। यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, हर एक लेयर का अरेंजमेंट सिमिलर ए लेयर जैसा ही है। तो यहां बोलेंगे ए टाइप ऑफ पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न। 2 डायमेंशन मतलब ए लेयर के नीचे 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 नीचे, इधर ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे हम उसको अरेंज करेंगे। दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, राइट। अब आप कोई भी एक एटम पसंद कर लो यहाँ से, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये कुल कितने एटम के साथ कंबाइन हो गया, म्यूचुअल कांटेक्ट में है। कोई भी एक एटम पसंद कर दो, 1 2 3 और 4 के साथ जुड़ा हुआ है, म्यूचुअल कांटेक्ट में है, मतलब हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा कितना दोस्तों, 4। कितना हो जाएगा? 4। और ये बन गया आपका स्क्वायर। क्या बन गया? स्क्वायर। अब यही दूसरा एक और अरेंजमेंट के बारे में बात करें, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, बराबर, लेकिन उसमें लेयर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं। ये आपका पहला सेट है लेयर का। दूसरा लेयर हम ये दोनों के बीच में अरेंज करेंगे, ये दो के बीच में, ऐसे ये दोनों के बीच में। तीसरा वापिस हम ये दोनों के बीच में अरेंज करेंगे और चौथा लेयर वापिस एक दोनों के बीच में अरेंज करते हैं, बराबर। तो क्या हो रहा है दोस्तों, आप कोई भी एक एटम पसंद करो, सपोज ये, तो कितने के साथ जुड़ा हुआ है? देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है और यहाँ। तो टोटल 6 एटम के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट में है, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, ये आपका जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसमें लेयर B, C और D, तो लेयर C A जैसा है और D B जैसा है। तो यहाँ रिपीटिंग पैटर्न बनता है AB AB AB। कौन सा रिपीटिंग पैटर्न बनता है दोस्तों? AB AB AB। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कोई एक एटम है, बाकी 6 दूसरे एटम के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट के अंदर है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। कितना होगा? 6। तो ये दोस्तों 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ। अगर स्क्वायर होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हेक्सागोनल होगा तो 6। अब इसको आप 3 डायमेंशन में ले जाओ, तो 3 डायमेंशन में बोर्ड पे अरेंज नहीं कर सकता, लेकिन बोल सकता हूँ कि ऐसे लेयर को अब ऊपर और पीछे भी डालो। 2 डायमेंशन में क्या किया, ऊपर नीचे से डालते गए, बराबर। 3 डायमेंशन में क्या होगा, आगे पीछे हर एक डायरेक्शन में हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जो 2 डायमेंशन में,
वो 3 डायमेंशन में डबल हो जाएगा 8 और एक हेक्सागोनल बना इसके अंदर 2 डायमेंशन में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो हो जाएगा 12। और याद रखने का नेचर में जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है ऐसे ही कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है ऐसे कंपाउंड ज्यादा देखने को मिलते नहीं है। तो पहले 5 क्वेश्चन दोस्तों हम इसके ऊपर से डिस्कस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन? 4। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल? 6। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन? 1 डायमेंशन में क्या है? 2। What is the coordination number of a square closed packing structure in 3 dimension? तो 3 डायमेंशन में स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 4 2 8। और पांचवा क्वेश्चन कौन सा है? What is the coordination number of hexagonal closed packed structure in 3 dimensional? तो हेक्सागोनल का क्या हो जाएगा? तो 6 2 12। Is that clear? तो 5 क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसके बारे में? वॉइड्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स, now students we have to discuss the MCQ number 6 7 8 and 9। ये चारों MCQ दोस्तों वॉइड्स के ऊपर से है और वो समझने के लिए हम लोग सबसे पहले 6 7 8 9 ये MCQ का सीक्वेंस है दोस्तों। समझने के लिए आपका जो FCC क्यूब है, FCC इधर CCP, उसके अंदर वॉइड्स का लोकेशन कहां पे है वो समझते हैं। तो दोस्तों याद रखने का, ये मैं एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं। अब याद रखने का दोस्तों, ऑक्ट्राहाइडल वॉइड कहां पे रहता है? कौन सा वॉइड? ओवी, ऑक्ट्राहाइडल वॉइड। तो एक होता है बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर में कितना होता है दोस्तों? 1। और दूसरा ऑक्ट्राहाइडल वॉइड कहां रहता है? एज सेंटर। कहां पे रहता है दोस्तों? एज सेंटर। मतलब ये आपका हो गया बॉडी सेंटर, ये एक हो गया। अब एज सेंटर में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो एक सेंटर में हो गए टोटल 12। अब आपको पता है ऑक्ट्राहाइडल, टोटल ऑक्ट्राहाइडल वॉइड गिनूंगा ओवी, तो कैसे गिनूंगा? तो बॉडी सेंटर में एक है तो 1 × 1 आपको पता है, प्लस एज सेंटर में होते हैं 12 और एज का कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों 1/4। तो ये हो गया 1 + 3 = क्या? 4। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं FCC और CCP क्यूब में ऑक्ट्राहाइडल का वॉइड का लोकेशन कहां होता है? तो एक बॉडी सेंटर में होता है और एज सेंटर जो होता है उसमें 12 होता है। लेकिन जब हम एज सेंटर का काउंटिंग करेंगे तो पूरे क्रिस्टल के अंदर भले एज सेंटर में 12 क्यूब है पर्टिकुलर यूनिट सेल में, लेकिन पूरे क्रिस्टल में उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। मतलब पर यूनिट सेल देयर विल बी 4 octahedral void, 1 is present at the body center and 3 is present at where? H center. So total there will be a 4 octahedral void. Is that clear friends? याद रखने का। और आपको पता है सबको दोस्तों कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड से डबल करेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 8। Is that clear friend? सिमिलर पैटर्न से आप HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट के लिए याद रखने का दोस्तों ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे 6 और टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 12। याद रखने का पड़ेगा आपको। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 6 और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 12, डबल होते हैं उससे, बराबर। FCC और CCP में दोस्तों आपको पता है कौन से टाइप का अरेंजमेंट होता है और HCP का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो उसके ऊपर से ये काउंटिंग किया जाता है, बराबर। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हम MCQ के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 6th इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल हैज, पहला ऑप्शन है 4 टेट्राहेड्रल वॉइड ईच ऑफ व्हिच इज सेड बाय 4 एडजेसेंट यूनिट सेल। तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं होते, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं उसके अंदर? 8। मतलब जहां 4 टेट्राहेड्रल वॉइड है वो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो दूसरे में भी 4 टेट्राहेड्रल वॉइड विद इन द यूनिट सेल
वो बात भी गलत है। हम बोल सकते हैं 8 टेट्राहेड्रल वॉइड विद इन द यूनिट सेल। अब याद रखो दोस्तों, टेट्राहेड्रल वॉइड होते कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं दोस्तों, ये आपका बॉडी डायगोनल है, देख लेते हैं यहाँ पे। ये आपका दूसरा सिमिलर सेल ड्रॉ करता हूं, और अब यहाँ पे सपोज ये आपका बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल बराबर। टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं दोस्तों? 4। कितने होते हैं? देयर विल बी 4 बॉडी डायगोनल, और वो 4 बॉडी डायगोनल कौन से होंगे? ये रहे आपके। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ऑन ईच बॉडी डायगोनल देयर विल बी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। हर एक बॉडी डायगोनल के ऊपर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे दोस्तों? 2। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन वेयर? इनसाइड द यूनिट सेल। कहां पे होते हैं? यूनिट सेल के अंदर होते हैं। तो 8th वन देखो, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ईच वन इज सेड बाय 4 एडजेसेंट यूनिट सेल। गलत बात है। एडजेसेंट यूनिट सेल के ऊपर ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड सेल होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड सेल नहीं होते हैं। और 4th क्वेश्चन है 8 टेट्राहेड्रल वॉइड विद इन द यूनिट सेल। तो ये रहा आपके सामने 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो आपका आंसर 6th में क्या आएगा? 8 tetrahedral voids within the unit cell. Okay? अब दूसरा क्वेश्चन है 7th वन, the total number of tetrahedral void in face center unit cell। FCC में tetrahedral void कितने हैं? तो ये रहा आपके सामने 8 बराबर। 8th क्वेश्चन देखो, the total number of octahedral void unit cell of face center cubic lattice कितने हैं? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं दोस्तों? 4। तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा क्या? ए आंसर आएगा। और 9th वन में डायग्राम ड्रॉ किया है दोस्तों, और डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये डायग्राम है 9th वन का। बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हर एक जगह पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर। और एक पॉइंट आपको यहाँ पे भी है। क्या करें? ऐसा एक डॉट जैसा दिखा दे। ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया गया है आपके सामने दोस्तों, बराबर। इसको बोला है S1, और यहां पे ऐसा किया है S2। तो दोस्तों S1 और S2 क्या होंगे? तो ये रहा आपका S1। देखो, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में मैंने लिखा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 जगह पे होता है, बॉडी सेंटर में होता है, दूसरा एज सेंटर में होता है। तो ये जो S1 है वो आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और S2 जो है वो बॉडी डायगोनल के ऊपर आता है। और बॉडी डायगोनल के ऊपर जो आता है वो कौन सा वॉइड होता है? आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। S1 इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड S2 इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बराबर। अब दोस्तों ये वॉइड्स के ऊपर से जो क्वेश्चन आंसर थे, मैंने बेसिक जो इंफॉर्मेशन था उसका लोकेशन कहाँ होता है वो आपको यूनिट सेल डायग्राम ड्रॉ करके समझाया। अब हम डिफेक्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन है दोस्तों, 10th नंबर का एमसीक्यू जो है, बराबर। डिफेक्ट्स के एमसीक्यू जो है वो हम सीधा डिस्कशन कर सकते हैं, बराबर दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज बोथ फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट? ये जनरल क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है गुडसेट जैसे एग्जाम में। तो आपको पता है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो है वो दोनों टाइप का डिफेक्ट दिखाता है। कौन कौन सा? स्कॉटकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। अब आपका आंसर आएगा 11 नंबर का। 11 नंबर का कौन सा आंसर? क्वेश्चन क्या है? कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरसेक्शनल साइट। इंटरसेक्शनल साइट कौन सी डिफेक्ट में होता है? तो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है। याद रखने का, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है? तो एनायन का साइज बड़ा होता है और कैटायन स्मॉल होता है। और कैटायन जो होता है वो अपनी जगह छोड़ के एनायंस के बीच में जो इंटरसेक्शनल जगह है, खाली जगह है, वहां पे बैठ जाता है।
बराबर, याद रखने का। फ्रैंकल डिफेक्ट में कभी क्रिस्टल का डेंसिटी कम नहीं होता है, और स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन जाता है, उसके साथ एक नेगेटिव आयन भी क्या क्रिस्टल छोड़ के चला जाता है, इसलिए स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता नहीं है। स्कॉटकी डिफेक्ट में दो वॉइड्स बनते हैं, एक कैटायन का होता है, एक एनायन का होता है, और फ्रैंकल डिफेक्ट में सिर्फ एक ही वॉइड बनेगा और वो वॉइड होगा कैटायन का, क्योंकि एनायन अपनी पोजीशन से चलते नहीं है, याद रखने का। थियरी में मेंशन किया है, वर्डिंग के ऊपर से आप याद रख सकते हो फ्रेंड्स। तो 11th क्वेश्चन जो है, कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टेशियल साइट्स इन, तो आंसर आएगा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। अब आएगा 12th क्वेश्चन, स्कॉटकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन क्रिस्टल व्हेन सम कैटायंस मूव फ्रॉम देयर लेटाइस साइट्स टू इंटरस्टेशियल साइट। ये नहीं है, सम कैटायंस जब इंटरस्टेशियल साइट में जाएंगे तो फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता है। बी ऑप्शन है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लेटाइस पोजीशन, मतलब जितने कैटायन जाएंगे उतने एनायन जाएंगे, तभी स्कॉटकी डिफेक्ट होगा। सम लेटाइस साइट आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड सम इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट इन लेटाइस, तो ये बात स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों में होती नहीं है। तो 12th वन का आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एज वेल एज एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटाइस पोजीशन। अब दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन कौन सा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट्स आर शोन बाय AgBr क्रिस्टल। सिल्वर ब्रोमाइड का क्रिस्टल कौन कौन सी डिफेक्ट बताता है? ऑप्शन ए लिखा है स्कॉटकी डिफेक्ट, बी फ्रैंकल डिफेक्ट, सी मेटल एक्सेस डिफेक्ट और डी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर है, ऑप्शन ए में लिखा है ए एंड बी दोनों, बी में लिखा है सी एंड डी, सी में लिखा है ए एंड सी और डी में लिखा है बी एंड डी। तो AgBr स्कॉटकी एंड फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट दिखाता है, मतलब यहाँ आपका ऑप्शन होगा ए स्कॉटकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट, मतलब ए एंड बी ऑप्शन आएगा आपका। अब आएगा 14 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब HCP टाइप का अरेंजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 सही बात है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है दोस्तों, उसके पैकिंग परसेंटेज 74 होते हैं, मतलब इट हैज अ 74% पैकिंग एफिशिएंसी, वो भी सही आंसर है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स of the second layers are covered by the spheres of third layer। ये बिल्कुल सही बात है कि उसके अंदर के जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, इट इज कवर्ड बाय द थर्ड लेयर। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकंड लेयर के जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, इट इज कवर्ड बाय होम स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर। और डी ऑप्शन लिखा है, इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइन्ड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। ये गलत बात है, क्योंकि इसमें AB टाइप का अरेंजमेंट है, बराबर। तो स्फीयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर इज एग्जैक्टली अलाइन लाइक ए सेकंड लेयर होता तो सही होता, लेकिन फर्स्ट लेयर बोला है, इसलिए आपका आंसर ये रॉन्ग होगा, मतलब 14 का आपका होगा डी आंसर, बराबर। और 15th क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इज आल्सो नोन एज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो दोस्तों फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट बोला जाता है, बराबर। तो 15 MCQ हुए, बाकी की और 3 MCQ बाकी है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। Now students, we have to discuss the MCQ number 16 and the question is, if NaCl is docked with 10⁻⁴ mole% of SrCl2, the concentration of cation vacancy will be Na is equals to 6.02 into 10⁻23 मोल इनवर्स। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू दे दिया है दोस्तों। NaCl में किसको डालते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया है SrCl2, बराबर। तो यहाँ डायग्राम ड्रॉ करते हैं दोस्तों, समझ लो कि मेरे पास NaCl है, फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर लाने का रहेगा, बराबर। समझ लो कि NaCl है अपने पास, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपका NaCl है। 1 Na प्लस इज इक्वल्स टू 1 Cl माइनस। अब इसके अंदर बाहर से डालते हो आप SrCl2। SrCl2 दोस्तों दो पार्ट में होता है, एक Sr2 प्लस होता है, दूसरा होता है 2Cl माइनस, बराबर। अब जैसे यहाँ दोनों में Cl कॉमन है दोस्तों, जैसे SrCl2 डालूंगा मैं तो Sr का चार्ज है +2 और Na का चार्ज है +1, तो एक Sr+2 को डालने के लिए अंदर मेरे को 2 Na+ को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1 Sr+2 इज इक्वल्स टू 2 Na+। तो समझ लो ये पॉजिटिव चार्ज है वो आपका Na+ है वो निकल गया, बराबर। तो दो वैकेंसी बन गई और कोई एक जगह पे बैठ गया। कौन दोस्तों? आपका Sr+2 यहाँ पे बैठ गया। मतलब 2 Na+ गए तो दो वैकेंसी बन गई, लेकिन दोनों में से कोई एक जगह पे Sr+2 बैठ गया, मतलब एक कैटायन वैकेंसी बना। देयर विल बी वन कैटायन वैकेंसी इफ वी इंट्रोड्यूस 1 Sr+2, बराबर दोस्तों। तो अब हम इसका काउंटिंग करते हैं कि यहाँ लिखा है कितना 10⁻⁴ मोल%। तो यहाँ लिखेंगे कि अगर 100 मोल्स मेरे पास है तो 10⁻⁴ मोल है डेफिशिएंसी, तो 1 मोल में कितना होगा? तो आप बोलेंगे क्या? 10⁻⁴ into 1 divided by 100, so there will be a 10⁻�6 moles of vacancies are observed। अब हमको पता है 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स बोल दिए? 6.02 into 10⁻23 इतनी डिफेक्ट्स है। तो 10⁻�6 मोल अगर होंगे तो कितनी होंगी? तो 6.02 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�6, तो आंसर 6.02 into 10⁻17। अब ये तो आपका आ गया आंसर, बट इसको मल्टीप्लाई करने का नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी, तो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी कितना है? तो एक Sr+2 डालूंगा तो एक कैटायन वैकेंसी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में करूंगा 1, तो आंसर शुड बी 6.02 into 10⁻17। समझ में आई बात? अगर दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, SrCl2 की जगह पे मैं AlCl3 लेता हूं, तो यहाँ बनता Al+3n3Cl-, बराबर। तो क्या होता? 1Al+3 के लिए मेरे को 3Na+ निकालना पड़ता, तो यहाँ से एक और निकाल दो, तो ये Sr+2 की जगह पे Al+3 आता तो कोई एक साइड बैठ जाता, तो कैटायन वैकेंसी कितना बनता? 2। तो यहाँ तक आपका आंसर सेम होता, लेकिन ये 1 से मल्टीप्लाई किया, उसकी जगह पे मल्टीप्लाई किससे करता मैं? 2 से, तो आंसर हो जाता 12.04 into 10⁻17। क्यों? क्योंकि एक Al+3 डालूंगा तो कितना कैटायन वैकेंसी बनता है? 2, बराबर। इसलिए फाइनल आंसर जो आता है आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज से, बराबर। तो आपका आंसर होगा 12.04 into 10⁻17। अगर AlCl3 होता, लेकिन यहाँ SrCl2 है, इसलिए आपका आंसर होता 6.02 into 10⁻17। ओके दोस्तों, वो लोग चेंजेस कहाँ कर सकते हैं? तो मोल% चेंज कर सकते हैं, बराबर। -4 की जगह पे -3, -2, -1, -5 कुछ भी आपको ये हिसाब से आंसर लाने का रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब 17 नंबर का एमसीक्यू देखो कौन सा है? द क्रिस्टल विथ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज, तो NaCl, FeO, KCl एंड ZnO। तो दोस्तों NaCl और KCl जो है उसमें आपको F सेंटर्स देखने को मिलेंगे, मतलब एनायन वैकेंसी देखने को मिलेगा। कलर सेंटर्स, F सेंटर मतलब NaCl और KCl में आपको एनायन वैकेंसी मिलेगा। FeO है उसमें आपको मेटल डेफिशिएंसी मिलेगा, और ZnO में है, ZnO है उसमें मेटल एक्सेस डेफिशिएंसी मिलेगा। तो इसमें आपका आंसर आएगा FeO। अगर आपको F सेंटर बोला होता तो दो आंसर बनते हैं, NaCl और KCl, जिसको हम बोलते हैं एनायन वैकेंसी, और ZnO जो है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स के अंदर ऑक्यूपाई होगा। तो 17 का आंसर मेटल डेफिशिएंसी पूछा है, इसलिए FeO।
अगर एप सेंटर बोला होता तो दो आंसर बनते ए और सी, NaCl और KCl, और मेटल एक्सेस बोला होता तो ZnO आंसर आता। और जो लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ Fe+3 and Fe+2 आयंस इन Fe 0.9 S0S1, तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। पहले इसको निकाल देता हूं दोस्तों, और ये आपका ये वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है? 18 नंबर का एमसीक्यू। Fe 0.901, वो नहीं S1 ऐसा है कुछ। द रेशियो ऑफ Fe+3 एंड Fe+2 है, ऐसा पूछा है। Fe+3 और Fe+2 का रेशियो पूछा है दोस्तों आपको, और ऑप्शन है 0.28, 0.5, 2 एंड 4। तो हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। इसको गिनने के लिए Fe:S पहले ऐसे लिखने का। अब Fe कितना है आपका 0.9 और S कितना है आपका 1। दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 100। अब ये जो आपका Fe है उसमें दो आयंस है। कौन कौन से? Fe+2 और दूसरा है कौन सा? Fe+3, क्योंकि ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है इसलिए। तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे नंबर ऑफ Fe+2 आयंस X एज्यूम कर लिया, तो अब आएगा क्या उसका चार्ज ऑफ Fe+2 आयन। चार्ज कितना हो जाएगा उसका? तो 2x। ये जो x है उसको उसका पावर से मल्टीप्लाई करने का, बराबर। अब आएगा क्या? नंबर ऑफ Fe+3 आयंस, तो वो 90 जो है उसमें से मैं x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 90 - x जो है वो हो गया आपका नंबर ऑफ Fe+3 आयन। क्योंकि टोटल दोनों का था 90, ये x एज्यूम किया तो 90 - x करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझको? Fe+3। अब आएगा क्या? चार्ज ऑफ Fe+3 आयंस, तो जैसे इसमें ऊपर मल्टीप्लाई किया ऐसे चार्ज को यहां मल्टीप्लाई करो तो 3 × 90 हो जाएगा 270 - 3x, बराबर। अब आएगा क्या? नंबर ऑफ S-2 आयंस, तो वो आपके पास कितने हैं? 100, और उसका चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ S-2 आयंस -200, 100 × -2 कितना? -200। अब आपको याद रखने का दोस्तों, चार्ज ऑफ Fe+2 प्लस चार्ज ऑफ Fe+3 प्लस चार्ज ऑफ S-2 इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू क्या? 0। Fe+2 का चार्ज कितना है दोस्तों आपका? 2x। Fe+3 का कितना है? तो 270 - 3x, और S-2 का कितना है? -200। तो इसको सिंपलीफाई करो तो क्या रहा यहाँ पे दोस्तों? तो यहाँ पे रहेगा 2x - 3x, तो -x, 200 ये हो जाएगा आपका +70 इज इक्वल्स टू 0। Therefore -x is equals to -70, therefore x is equals to 70। और x किसके लिए था? Fe+2 के लिए। तो Fe+2 के नंबर कितने आ गए? 70। Fe+2 अगर मेरे पास 70 है तो Fe+3 कितना होगा? 90 - x, मतलब 90 - 70 इज इक्वल्स टू 200, सॉरी 20, बराबर। अब मुझको किसका रेशियो पूछा था फ्रेंड्स? तो Fe+3 और Fe+2 का रेशियो पूछा है। तो Fe+3 मेरे पास 20 है और ये आपके पास 70 है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, और 2 / 70 नहीं आ गया तो आप कर सकते हो 2 / 7। तो पहले क्या लिखूंगा? 0, बराबर 7 2 14, 6 बाकी रहा 0, एक और 0 नीचे डाउन कर लो, और ये हो जाएगा 8 7 8 56, बराबर। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.28। क्या हो जाएगा? 0.28। तो यहाँ आपका आंसर होगा A, 0.28। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन बेस्ड सम भी आपको पूछते हैं, बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे वर्कशीट हमारा खत्म होता है।
आई होप कि आपको मजा आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। सभी तीनों टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर, वॉइड्स एंड डिफेक्ट्स के बारे में हमने यहाँ समझाने का ट्राई किया है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वेश्चन बैंक्स भी बनाई है दोस्तों, बराबर। तो मेरे ये यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बराबर, विच इज़ हेल्पफुल इन ए प्रिपरेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।